क्या आप लोगों को पता है इसरो के पास एक खुद का रोबोट है। एक ऐसा रॉकेट है जो हवा से चलता है, ऐसा रॉकेट है जो ऊपर जाता है और वापस आके फिर से यूज हो जाता है, जो बाहर की दुनिया भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करती है। वो इसरो जितने में मूवी बनती है उतने में रॉकेट बन जाते हैं भाई। क्या आपको पता है भाई प्लेन की तरह रॉकेट में भी एक इमरजेंसी एग्जिट का बटन होता है। क्या आपको पता है इसरो एआई का इस्तेमाल करके स्पेस में जो कचरा है उसको साफ कर रहा है। आपको लगेगा इसरो या तो रॉकेट स्पेस की बात हो, बट इसरो की टेक्नोलॉजी खेती को भी इंप्रूव कर रही है। सबसे पहला एक ऐसा रॉकेट जो हवा से चल सकता है। यूजुअली रॉकेट्स के अंदर रॉकेट ग्रेड का केरोसिन या फिर मीथेन गैस जो स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के रॉकेट्स के अंदर यूज होती है, ये सब यूज करा जाता है। बट एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हवा जो है उसी को जमा के उसी को बहुत ही ज्यादा कूल करके यूज करा जाता है एज फ्यूल। बेसिकली हमारी हवा के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है एंड ऑक्सीजन गैस होती है। इन्हीं को मिला के वैसे पानी का भी कंपाउंड होता है, बट इनको अगर आप लिक्विफाई कर दो साथ में तो बहुत ज्यादा पावरफुल रॉकेट फ्यूल बनता है। ये इतना ज्यादा मुश्किल करना इसलिए भी है क्योंकि हाइड्रोजन नॉर्मल पेट्रोल की तरह धीरे धीरे नहीं चलता है, वो बम की तरह बहुत तेजी से चलता है। इसलिए बहुत सुपर कूल करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सप्लाई साथ में जाना पड़ता है। एंड इस टाइप के रॉकेट्स बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे रशिया के पास थे, एंड ये रॉकेट जब रशिया से मांगे गए तो रशिया ने हमको मना कर दिया। इसीलिए 1994 के अंदर ये रॉकेट्स इंडिया में डेवलप करने स्टार्ट कर दिए गए। अब इसमें खास बात है कि इंडिया के बाहर इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और ये रॉकेट्स बनाने के लिए 6000 से 7000 करोड़ रुपए लगते हैं, बट इसरो ने ये काम बस 250 करोड़ रुपए के अंदर। वासुदेवन गांधी जी ने इसको पूरा डेवलप करा था एंड डेफिनेटली भाई उन्होंने तगड़ा काम करा। ये वही इंजन है जो GSLV Mark 3 के अंदर यूज होता है। ये सेम इंजन है जो स्पेस में अगर कुछ बड़ा सा सामान लेके जाना है, सैटेलाइट्स लेके जानी, अलग अलग चीजें स्पेस में डालनी है, प्लांट करनी, उसके लिए यूज होता है। इस वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 15 साल लगे, बट भाई एंड में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अब रॉकेट ऊपर तो चला गया बट उसको वापस भी तो लाना है। यहीं पे आ जाते हैं रीयूजेबल रॉकेट्स। आप लोगों को शायद पता हो भाई कुछ कंपनीज हैं जैसे स्पेसएक्स, वो भाई रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती हैं जो स्पेस में भी चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो का जो RLV-TD प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक स्पेस शटल का क्लोन है। 2016 में इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था। प्लेन जैसा रॉकेट जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कर सकता है। अभी 2024 के अंदर भी इसका टेस्ट करा गया था जो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल था। स्पेस में सामान ले का खर्चा $20,000 पर किलो है, बट ये रॉकेट उसको $4,000 पर किलो में कर देता है, मतलब 5 गुना कम। लॉन्च की जो कॉस्ट है वो 80% तक कम हो जाती है, Mark 5 से भी ज्यादा फास्ट। जिनको आइडिया नहीं कि रॉकेट्स कितने ज्यादा फास्ट होते हैं, अगर समझ लो एक रॉकेट आपको हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है एंड आप उसके ऊपर गोली चला रहे हो तो आपकी गोली कभी उस रॉकेट तक पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि रॉकेट उस गोली से ज्यादा तेज चलता है। एक गोली की स्पीड यूजुअली 1200 मीटर पर सेकंड होती है और एक रॉकेट की स्पीड 7,500 से 10,000 मीटर पर सेकंड के बीच होती है। नासा जो रॉकेट्स बनाता है भाई वो तो बिलियन डॉलर के होते हैं। इसरो रीयूजेबल रॉकेट्स 100 करोड़ के अंदर बना रहा है। रॉकेट्स में ऑफ कोर्स फर्क है, इसरो के थोड़े छोटे रॉकेट्स हैं। इसरो इसको ऑटोमेटिक लैंड करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ, प्रिसीजन गाइडेंस टेक के साथ यूज कर रहा है। हमने आपको एक ऐसा रॉकेट तो बताया था जो ऑलमोस्ट हवा में चीजें उन्हीं को फ्यूल में वो यूज करता है, बेसिकली गैसेस को, बट स्क्रैमजेट करके एक इंजन है जो एक्चुअल हवा से चलता है। ये हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है अंदर। इसरो ने 2016 में अपना स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट करा था साउंडिंग रॉकेट के साथ में। इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है जो इसको थ्रस्ट करने में हेल्प करता है एंड हवा में जाके हवा के अंदर का ही जो ऑक्सीजन है उसी को यूज करके कंबशन या फिर मतलब अपनी आग जलाता है। भाई थोड़ा इतना वियर्ड लगता है ना कि हवा से रॉकेट चल रहा है भाई बट हाँ भाई मैं आपको ये बताता हूँ ऐसा क्यों। इससे फायदा बस ये रहता है कि आपकी फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाती है। शॉर्ट ऑर्बिटल जो मिशन होते हैं जो बस अभी स्पेस स्टेशन तक गए वापस आ गए या फिर कोई सैटेलाइट आपको भेजनी थी, उन सब में काफी ज्यादा पैसा बचता है। इसरो फ्यूचर में स्पेस प्लेन्स में, रीयूजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इन सब में इसको यूज करने वाला है। ये इंडिया के जो नेक्स्ट जेन एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स हैं उनका ये बेस बन रहा है। आप लोगों को शायद पता ही होगा इंडिया का अपना GPS है, इसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये बेसिकली इंडिया का अपना GPS सिस्टम है। 7 सैटेलाइट्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं साउथ ईस्ट एशिया में पूरी ट्रैकिंग करने के लिए। ये फार्मर्स को, मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं उन सबको एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसकी एक्यूरेसी 5 मीटर तक एक्यूरेट है। जो इसका मिलिट्री वाला वर्जन है वो और भी ज्यादा प्रिसाइज है। नाविक इंडिपेंडेंट है, इंडिया का अपना है, तो और कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से डेटा लेना नहीं पड़ता। बट काफी सारी कंपनीज इसको यूज भी कर रही है, जैसे गूगल मैप्स भी इसका इस्तेमाल करती है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। जैसे Xiaomi, लावा, रियलमी, ये सारे ब्रांड्स नाविक सपोर्ट करते हैं।
जो ये जैमिंग वैमिंग हो जाती है, स्पूफिंग हो जाती है, इन सब से भी ये काफी ज्यादा सेफ रहता है। यूएस ने जीपीएस बिल्ड करा था, वो ग्लोबल है जो ट्रैकिंग सिस्टम है, एंड इंडिया ने अपना बिल्ड करा है, एंड मेरे हिसाब से वो काफी सॉलिड चीज है। नेक्स्ट है इनसैट 3DR सैटेलाइट। इनसैट 3DR एक एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ये इंडिया का अपना स्पेस में एक वेदर स्टेशन है। इसके अंदर एक खास इंस्ट्रूमेंट है, एटमॉस्फेरिक साउंडर। एटमॉस्फेरिक साउंडर जो एक वर्टिकल प्रोफाइल है, मतलब किस हाइट के अंदर प्रेशर कितना होगा वो सब ये बता देता है। ये बेसिकली साइक्लोन्स होते हैं, जो स्टॉर्म्स आते हैं, उन सबको ये पहले से डिटेक्ट करके बता सकता है, एंड काफी सारे लोगों की जान इससे बचती है। इसके अंदर लाइव लाइटनिंग डिटेक्शन की, कहाँ पे बिजली कड़क सकती है, क्लाउड मूवमेंट कैसा है, बारिश कहाँ पे ज्यादा हो सकती है, कहाँ पे कम होगी। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली मौसम की सारी जानकारी देता है, वो इसका बहुत ज्यादा यूज करता है। वो ये अगर कहीं फंस जाए तो सर्च एंड रेस्क्यू वाले जो मिशन होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा काम आता है। कहाँ पे खेती करनी है, कहाँ पे डिजास्टर हो सकता है, एंड इवन एविएशन भी, भाई प्लेन कब उड़ना चाहिए कब नहीं उड़ना चाहिए, उन सब चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल। शायद आपको ये बात ना बताओ, बट इसरो का अपना एक रोबोट है। इसका नाम भी काफी ज्यादा कूल है, व्योम मित्र। व्योम का मतलब होता है स्पेस, एंड मित्र का ऑफकोर्स अपना दोस्ती भाई। तो ये स्पेस से दोस्ती करने के लिए निकला। ये मेल है कि फीमेल है शायद आपको ना पता चले नाम से, बट अगर आप फोटो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल सकती है, ये सुन भी सकती है और रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। हमने आप लोगों के प्लेन के अंदर के सारे बटन सब दिखा रखे हैं, उसकी परमिशन निकालने में काफी मेहनत लगी थी, बट एक रॉकेट का तो और भी ज्यादा क्रेजी होता है। ये बेसिकली जो कैबिन के कंट्रोल पैनल है उनको ऑपरेट कर सकती है। टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सारे इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर कुछ भी चेंज होता है जो अनकंफर्टेबल हो सकता है इंसान के लिए, वो सब ये ट्रैक कर लेती है। इसीलिए आप बोलो ये रोबोट का काम क्या है? जैसे इसका नाम है व्योम मित्र, स्पेस से दोस्ती करना, तो स्पेस से दोस्ती करने के लिए ही इसको बनाया गया। स्पेस क्राफ्ट के अंदर इसको बिठाया जाएगा एंड भेजा जाएगा स्पेस में, चेक करने के लिए कि सारी चीजें बढ़िया है कि नहीं, इंसानों को भेजने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ये रिस्पॉन्ड कर सकती है, रिपोर्ट्स भेज सकती है कि भाई क्या सीन चल रहा है वहां पे। ये देखो इंसानों की तरफ बनाया गया, बट इंसानों की तरह नखरे ज्यादा नहीं करता है। इसको ट्रेन कर रहा है ताकि एक्यूरेटली इंसानों जैसी चीजें कर पाए, एंड मतलब स्पेस में जाकर थोड़ा तबाही मचा पाए। दोस्तों जब एक रॉकेट लॉन्च करा जाता है ना, वो सबसे रिस्की टाइम होता है। लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, एंग्जाइटी होती है कि भाई जो पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हैं उनको कुछ भी हार्म ना हो। यहीं पे आता है रॉकेट का इमरजेंसी एग्जिट बटन, बेसिकली CES इसका नाम है। ये क्रू एस्केप सिस्टम है। ये एक इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म है जो एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल के साथ साथ रॉकेट से अलग कर देता है। एक मिनी रॉकेट इंजन कैप्सूल के पीछे लगाया जाता है, जो कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट करके एस्ट्रोनॉट्स को साइड में बाहर भेज देता है। गगनयान मिशन में इसका टेस्ट करा गया तो 2022 के अंदर यानी फुल्ली सक्सेसफुल था। आप इमेजिन करो एक रॉकेट बुलेट की स्पीड से जो फास्ट जाता है, उसका एस्केप मैकेनिज्म कितना ज्यादा फास्ट होना चाहिए। जो कैप्सूल है उसको बताया जाता है कि एक सेफ जोन है, वहीं पे जाके लैंड करता है। नासा और स्पेसएक्स भी इसी टाइप का सिस्टम यूज करते हैं, बट इसरो का जो सिस्टम है वो काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा है एंड काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली। इसरो के पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो एक एक्सरे मशीन जैसा काम करती है, अर्थ का एक्सरे। बेसिकली सिग्नल्स भेज के आपको ऐसी चीजें बताता है जो शायद आंखों से ना पता चले। हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, पानी हो, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सही से बताता है। बेसिकली कौन से एटम है अंदर, क्या क्या चीजों से बना है। HYSIS इन स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स को 55 डिफरेंट बैंड्स में डिटेक्ट कर लेता है। इसरो इसको टेक, डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बन प्लानिंग, कहाँ पे फैक्ट्रीज बननी चाहिए, कहाँ घर बनने चाहिए। काफी कॉम्पैक्ट सी सैटेलाइट है, बट डिटेल्ड इमेजिंग में वर्ल्ड क्लास है। ये इतना सेंसिटिव है कि ये मिट्टी का मॉइस्चर भी डिटेक्ट कर सकता है। फ्यूचर में स्मार्ट फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। भाई चंदू मामा का अपना गूगल मैप्स है, क्या वो पता है इसरो ने बना रखा है भाई। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 ने मून का जो सबसे ज्यादा 3D डिटेल्ड मैप है वो क्रिएट करा है। इसी टेक को यूज करके चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसने अपनी लैंडिंग साइट डिसाइड करी थी। नेविगेशन के लिए, ऑब्स्टिकल्स को देखना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मून के जहां पे भाई उठ रखा है, जहां पे नीचे हो रखा है, एलिवेशन और डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये सब आराम से डिटेक्ट करता है। ये कैमरा एक्चुअली काफी हल्का है, बट इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। हल्का इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स स्पेस में लगाना पड़ता है ना भाई। मून की जो डार्क साइड है हम लोगों को बस एक ही तरफ दिखती है, उसका भी जो डिटेल डेटा है वो सब शायद हमने आंखों से कभी ना देखा, बट इस कैमरे ने देख के निकाला है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, इसरो ने जितना भी ये डेटा लिया है चांद का,
ये सब ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ओपन सोर्स रखा है। चंद्रयान 3 के अंदर भी सिमिलर एडवांस्ड ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करा गया है। फ्यूचर में अगर मार्स पे बेस फेस बनाए जाते हैं तो उनकी प्लानिंग के लिए भाई इसी का इस्तेमाल करा जाए। जैसे घर के अंदर आप सीसीटीवी लगा के रखते हो, ऐसे ही भाई स्पेस में भी सीसीटीवी वाले सैटेलाइट होते हैं। जैसे भाई अपने घर पे आप चेक करते हो बस कोई आप बाहर से तो नहीं आ गया या फिर किसी आंधी तूफान में आपके घर का दरवाजा तो नहीं उड़ गया, तो सेम चीज स्पेस में भी करनी पड़ती है। अगर आप रॉकेट उड़ा रहे हो तो उसके रास्ते में कोई पत्थर तो नहीं आ गया, कोई एस्ट्रॉइड तो नहीं आ गया, इन सब से बचा के उड़ाना होता है रॉकेट को। स्पेस में अभी तक 30,000 से भी ज्यादा जंक पीसेस, रैंडम कचरा घूम रहा है। इसमें से काफी सारे तो हमने ही भेजे हैं। रॉकेट के पार्ट्स हैं, डेड सैटेलाइट्स हैं, स्क्रूज, पेंट चिप्स, सब कुछ। इन सबको ट्रैक करने के लिए इसरो ने बनाया SSA टूल्स, जिससे स्पेस का ट्रैफिक पूरा कंट्रोल करा जा सकता है। SSA का बेसिकली काम क्या है कि किस ऑर्बिट में अलग अलग घूमते रहते हैं ना, उसमें क्या घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है और किस एरिया में, उस सभी ट्रैक कर लेता है। ये बेसिकली स्पेस ट्रैफिक पुलिस जैसा है कि कहीं एक्सीडेंट होने वाला हो तो पहले से ही बता देता है। इसरो का जो नेत्र प्रोग्राम है वो भी इसी के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इसमें बेसिकली AI डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा हेवी यूज होता है। सैटेलाइट के पाथ्स प्रेडिक्ट करता है, एक्सीडेंट्स अवॉइड करता है, एंड इंडिया के जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है भाई, जो स्पेस में चीजें घूम रही है उनसे। आप में से काफी सारे लोगों ने इंटरस्टेलर देखी होगी, मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। उसके अंदर एक डॉकिंग सीन होता है जहाँ पे मैनुअल डॉकिंग करी जाती है और वो स्पेसक्राफ्ट फंस जाता है और वो उड़ जाता है बाद में। एंड ये हमने वीडियो बनाई थी, सुनीता विलियम्स भी इसी दिक्कत की वजह से स्पेस में फंस गई थी। जब भी दो स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर मिलते हैं तो उनको जोड़ने के लिए डॉकिंग करी जाती है। इसरो का जो ऑटोनॉमस डॉकिंग सिस्टम है, ये पूरा जो डॉकिंग वाला प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक कर देता है। इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, कैमरास होते हैं, AI का एल्गोरिदम होता है और बेसिकली स्पेस में दो स्पेसक्राफ्ट का एक हैंडशेक हो रहा होता है। 2022 में इसरो ने इस टेक पर काम करना स्टार्ट कर दिया था गगनयान के लिए। मैनुअल अगर आप हाथ से कर रहे हो या फिर कोई इंसान कर रहा है तो उसमें रिस्क थोड़ा रहता है, बट ऑटोनॉमस में सब कुछ अगर ऑटोमेटिक होता है तो रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। देखो मैं एकदम आवाज से आता हूँ भाई, मेरा बहुत मन है स्पेस में जाके ऐसे ट्रैवल करना, मजे करना। तो जैसे आज आप फ्लाइट लेके US उड़ जाते हो, ऐसे ही आप भाई रॉकेट लेके चांद पे चले जाओगे। इसके भी भाई टूरिज्म पैकेज बनेंगे, कौन सा होटल चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी सीट चाहिए आपको, विंडो सीट चाहिए कि मिडल सीट या आइल सीट, एलियन फेसिंग खिड़की को मिल जाए। ये वैसे अभी हो रहा है, स्पेस टूरिज्म है अभी, बट वो बहुत ज्यादा महंगा है और बहुत कम लोगों के लिए। जैसे ऐसे ये टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, चीजें भाई हो सकता है आप और मैं भी स्पेस में घूम के आए। क्या आपको पता है इंडिया का गूगल अर्थ भी है अपना, इसका नाम है भुवन। एक 3D जियो प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली करता क्या है, सैटेलाइट इमेजरी, टोपोग्राफी, लैंड मैप्स और वाटर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें एक जगह कर लेता है। आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जूम कर सकते हो और पता लगा सकते हो भाई ये वाला लैंड फार्मिंग के लिए सही है कि नहीं, या फिर कुछ और इस्तेमाल कर रहा हो तो वो भी यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हर जगह काम आता है। ये प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है, लोगों को एरिया वाइज डेटा मिल जाता है। इसरो ने ये प्लेटफॉर्म NGOs, फार्मर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए डेवलप कर रखा है। इस टेक्नोलॉजी ने काफी बार नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम रिलीफ प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करी। हमने आपको इसरो के अंदर की काफी सारी टेक्नोलॉजीज बताई, बट इसरो भाई खेती में भी हेल्प करता है। एक प्रोजेक्ट है VRCs करके, विलेज रिसोर्स सेंटर्स। ये बेसिकली सैटेलाइट से गाँव के लोगों की हेल्प करता है। ये रूरल इंडिया के अंदर एजुकेशन और मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। फार्मर्स को भी रियल टाइम वेदर इन्फो प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप पे एडवाइस देते हैं। गाँव के लोग ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट इसरो और कुछ NGOs मिलकर रन कर रहे हैं। रिमोट एजुकेशन भी होती है, जैसे किड्स को ई-लर्निंग मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं। इसरो ने ऐसे 400 से भी ज्यादा VRCs इंडिया में सेटअप कर रखे हैं। तो हाँ भाई, इसरो ऑन ग्राउंड भी नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहा है। इस टाइप की वीडियो हम बनाते हैं ताकि इंडिया में जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज बिल्ड हो रही हैं वो हम आपको दिखा पाए। काफी सारी कूल चीजें जो इंडिया में बन रही हैं एंड वो सब हम आपको दिखाना चाहते हैं। एंड हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसी की जैसी नेक्स्ट लेवल चीजें खुद भी बिल्ड करें।